नमस्कार। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की, भारत की पहली महान शक्ति जिसने पहली बार लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक शासन के झंडे तले ला खड़ा किया। और जाहिर है, इतने बड़े भूभाग को एक साथ चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती थी। तो सोचने वाली बात है कि आखिर इतने विशाल और विविधताओं से भरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कैसी व्यवस्थाएं, कैसा सिस्टम बनाया गया होगा। चलिए, आज इसी में गहराई से उतरते हैं और इस अविश्वसनीय प्रशासनिक मशीनरी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे शक्ति के केंद्र से, यानी सम्राट से। फिर देखेंगे कि प्रांतों और शहरों को कैसे संभाला जाता था, और अंत में साम्राज्य के उन मजबूत स्तंभों और उसकी स्थायी विरासत पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले चलिए उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां से सारी शक्ति निकलती थी, सम्राट और उनका केंद्रीय प्रशासन। देखिए, मौर्य शासन व्यवस्था का पूरा कंट्रोल एक ही जगह था, सम्राट के हाथों में। इसका मतलब ये है कि कानून बनाना हो, उसे लागू करना हो या फिर न्याय करना हो, हर मामले में अंतिम फैसला सम्राट का ही होता था। लेकिन जाहिर है, इतना बड़ा साम्राज्य कोई एक व्यक्ति अकेले तो नहीं चला सकता था। सम्राट की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। यह सलाहकार परिषद नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में बहुत अहम भूमिका निभाती थी। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इसका जिक्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर अशोक के शिलालेखों तक में मिलता है। तो केंद्र की बात हो गई। अब देखते हैं कि इस विशाल साम्राज्य को प्रभावी शासन के लिए अलग अलग हिस्सों में कैसे बांटा गया था। पूरे साम्राज्य को 5 बड़े प्रांतों या चक्रों में बांटा गया था। इनकी राजधानियां थीं तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी और पाटलिपुत्र। और दिलचस्प बात यह है कि इन प्रांतों पर शासन करने के लिए अक्सर शाही परिवार के राजकुमारों को ही भेजा जाता था, जिन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहते थे। इससे केंद्र का नियंत्रण हमेशा बना रहता था। अब शासन को और भी आसान बनाने के लिए इन प्रांतों को आगे जिलों में बांटा गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था। और इन जिलों के प्रशासन की जिम्मेदारी प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त जैसे प्रमुख अधिकारियों के कंधों पर थी। चलिए, अब और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि मौर्य राज्य जमीनी स्तर पर, यानी गांवों और प्रमुख शहरों में कैसे काम करता था। स्थानीय प्रशासन में एक बिल्कुल स्पष्ट पदानुक्रम था, एक हायरार्की थी। सबसे निचले स्तर पर गोप होते थे जो गांवों के समूहों को देखते थे, और ये क्रम ऊपर स्थानिक, युक्त से होते हुए प्रांत के प्रमुख समाहर्ता तक जाता था। मतलब एक बेहद सुव्यवस्थित और कुशल प्रणाली थी। जब शहरी प्रशासन की बात आती है तो पाटलिपुत्र का उदाहरण सबसे बेहतरीन है, और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के लेखों से, जिन्होंने इसके जटिल प्रशासन का विस्तार से वर्णन किया है। तो सोचिए, उस जमाने में इतने बड़े और महत्वपूर्ण शहर को चलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी। मेगस्थनीज के अनुसार ये काम सिर्फ 30 लोगों की एक परिषद करती थी। जी हाँ, केवल 30 सदस्य पूरे पाटलिपुत्र का प्रशासन संभालते थे। ये व्यवस्था भी कमाल की थी। इन 30 सदस्यों को 5-5 लोगों की 6 अलग-अलग समितियों में बांटा गया था। हर समिति के पास एक खास जिम्मेदारी होती थी, जैसे जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, व्यापार की देखरेख करना या विदेशी नागरिकों का ध्यान रखना। आइए अब उन प्रमुख विभागों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्होंने इस पूरे साम्राज्य की सुरक्षा, व्यवस्था और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की। साम्राज्य की सैन्य शक्ति का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक संख्या ही काफी है, 6 लाख। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख सैनिक थे। जरा सोचिए, ये कितनी विशाल सेना रही होगी जिसने पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की। इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए सिर्फ सेना ही काफी नहीं थी, मौर्यों के पास एक बेहतरीन जासूसी प्रणाली भी थी। अर्थशास्त्र में 2 तरह के जासूसों का जिक्र है। एक थे संस्था, जो एक ही जगह रहकर गुप्त रूप से जानकारी जुटाते थे, और दूसरे थे संचारा, जो भेष बदलकर घूमते फिरते थे। इसी नेटवर्क के जरिए सम्राट को हर कोने की खबर मिलती थी। अब बात करते हैं न्याय की। मौर्य न्यायिक प्रणाली को स्पष्ट रूप से 2 भागों में बांटा गया था। धर्मस्थीय अदालतें नागरिक मामलों को देखती थीं, जैसे संपत्ति या अनुबंध के विवाद, जबकि कंटक शोधन अदालतें आपराधिक मामलों से निपटती थीं। और दोनों के न्यायाधीशों के पदनाम भी अलग अलग थे। तो मौर्यों का कानून किस पर आधारित था?
कौटिल्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य स्रोत थे: धर्म यानी पवित्र नियम, व्यवहार यानी सबूत और प्रक्रिया, चरित्र यानी स्थानीय रीति रिवाज, और राज शासन यानी खुद राजा के आदेश। ये दिखाता है कि उनकी न्याय प्रणाली कितनी व्यापक और व्यवस्थित थी। किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए राजस्व बहुत जरूरी है। मौर्यों की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जो आमतौर पर कुल उपज का 1/4 या 1/6 हिस्सा होता था। अब तक हमने जो भी प्रशासनिक सिद्धांत देखें, वो सिर्फ किताबों में नहीं है। चलिए उन्हें सम्राट अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों में पाए गए ठोस ऐतिहासिक सबूतों से जोड़ते हैं। अशोक के शिलालेख एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं। वो सीधे तौर पर उन प्रशासनिक ढांचों की पुष्टि करते हैं जिनका वर्णन ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि 4 प्रमुख प्रांतीय राजधानियों का अस्तित्व और युक्त और रजुक जैसे अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं। इन शिलालेखों से एक खास उदाहरण देखते हैं। इनमें रज्जुक नाम के अधिकारियों का जिक्र है, जिन्हें अशोक ने न्याय करने और दंड देने का स्वतंत्र अधिकार दिया था। ये हमें दिखाता है कि इन अधिकारियों को कितनी शक्ति दी गई थी, और ये उस प्राचीन प्रशासन को हमारी आंखों के सामने जीवंत कर देता है। अंत में, मौर्य प्रशासन केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है। यह एक ऐसी विरासत है, एक ऐसा खाका है जिसने आने वाले साम्राज्यों के लिए एक रास्ता तैयार किया। इस बेहतरीन संगठित प्रणाली ने न केवल एक विशाल साम्राज्य को एकजुट रखा, बल्कि भविष्य के भारतीय राज्यों के लिए शासन का एक मॉडल भी तैयार किया। और ये हमें एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है: प्राचीन शासन के और कितने रहस्य आज भी पत्थरों में दबे हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।